तो आज से हम लोग क्लास 12th का फिजिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। क्लास 12th के फिजिक्स में जो आप लोग का बेटा एग्जाम हो रहा है, अब वो टर्म 1 और टर्म 2 इस पैटर्न पर हो रहा है। ठीक, सबसे पहले टर्म 1 एंड देन आप लोग पढ़ेंगे टर्म 2 में। टर्म 1 का जो पैटर्न और जो सिलेबस अगर देखा जाए तो आपके सिलेबस में सबसे पहला यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। दूसरा यूनिट है इलेक्ट्रो डायनेमिक्स। अभी हम बताते हैं एक एक करके, ये सब चीज बताते हैं कि इसका क्या मतलब है। तीसरा चैप्टर आपका है मैग्नेटिज्म। चैप्टर नहीं मतलब यूनिट है आपका थर्ड, दैट इज मैग्नेटिज्म। फोर्थ यूनिट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और फिफ्थ यूनिट है ऑल्टरनेटिंग करंट। तो टर्म 1 में जितना फिजिक्स में आपको पढ़ाने वाला हूं वो पूरा फिजिक्स इन 5 यूनिट्स में डिवाइडेड है। इसके बाद जो 6th यूनिट आता है दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। 7th यूनिट आता है बेटा रे ऑप्टिक्स। 8th यूनिट आता है वेव ऑप्टिक्स। 9th यूनिट आपका आता है मॉडर्न फिजिक्स। इसमें 3 चैप्टर्स होंगे छोटे छोटे, वो हम लोग को पढ़ना होगा। और लास्ट आता है आपका सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स, दैट इज योर लास्ट यूनिट। तो इसका मतलब टर्म 1 में आधा सिलेबस हम पढ़ेंगे और आधा सिलेबस हम टर्म 2 में पढ़ेंगे। टर्म 1 में ये 5 यूनिट्स हम लोग को पढ़ना है। देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हम लोग अभी डेप्थ में पढ़ेंगे। अभी फिलहाल मैं आपको हल्के में चीजें बता रहा हूं कि हर एक यूनिट में क्या क्या पढ़ने वाले हो और वो चीजें आपस में कैसे रिलेटेड है। जैसे इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन और स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट पोजीशन, मतलब चार्जेस की रेस्ट पोजीशन के बारे में हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 में। इसके बाद यूनिट 2 आता है आपका इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन यानी कि चार्ज, और डायनेमिक्स का मतलब मोशन, मतलब चार्जेस इन मोशन के बारे में हम पढ़ेंगे यूनिट 2 में। और जब भी चार्ज मूव करता है तो आप लोगों को पता है वहां पे करंट भी फ्लो होता है। आप सबने क्लास 10th में पढ़ रखा है करंट क्या है। करंट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो अगर चार्ज फ्लो कर रहा है तो वहां करंट डेवलप हो जाता है। ठीक, फिर तीसरा यूनिट है मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म का मतलब यह है कि अगर कहीं पर करंट फ्लो हो रहा है तो उस करंट कैरिंग वायर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड भी होती है। ये भी आपने क्लास 10th में पढ़ रखा है कि अगर ये कोई करंट कैरिंग वायर है तो इसके आसपास इस तरीके की मैग्नेटिक फील्ड होती है ना, सर्कुलर फॉर्म में। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड रूल, ऐसा कुछ याद आ रहा हो आप लोगों को, तो ये सब आप लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा हुआ है। ठीक, इसके बाद अगला जो चैप्टर आपका आता है दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वही है जहां पर आपने जनरेटर के बारे में पढ़ा था क्लास 10th में। एसी जनरेटर, डीसी जनरेटर पढ़ा था आप लोगों ने। जनरेटर का बेसिक प्रिंसिपल ही यही होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब यह है कि मैग्नेटिक फील्ड चेंज करा के अगर हम करंट जनरेट करा ले। देखो यहां पर हमने क्या पढ़ा, चार्ज रेस्ट पर है। यहां पर क्या पढ़ा, चार्ज मोशन में है। यहां पर क्या पढ़ रहे हैं कि जब चार्ज मोशन में होता है तो करंट आता है और करंट की वजह से उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड आती है। यहां पर हम क्या पढ़ रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम चेंज करवा दें तो हम करंट बना सकते हैं, जिसको इंड्यूस्ड करंट कहते हैं, एंड दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ जनरेटर आल्सो। इसके बाद आखिरी आता है ऑल्टरनेटिंग करंट। इसी चैप्टर से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से ही हम लोग ऑल्टरनेटिंग करंट में पहुंच जाते हैं। बिल्कुल जुड़ा हुआ चैप्टर है। जब आपको पढ़ाएंगे तो ये चीज आपको एग्जैक्टली समझ में आएगी कि जहां पर ये चैप्टर खत्म होता है जस्ट उसके बाद इसकी शुरुआत हो जाती है, इसीलिए इसको 5वां यूनिट रखा। तो अगर आप ध्यान से समझ रहे हो तो टर्म 1 में आने वाले जो 5 यूनिट्स हैं, बोलो सब के सब क्या आपस में रिलेटेड है। अगर हमारा पहला चैप्टर या पहला यूनिट जरा भी वीक रह गया तो ये 100% श्योर है
कि सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हमको आनी आनी है। तो सबसे पहला काम क्लास 12th में आपको ये करना है कि आपने जैसे एक क्लास, दो क्लास आपने डेमो ले लिया, उसके बाद अब आप फिक्स हो जाओ, ठीक। तो सबसे पहली चीज यहां पर क्या है, रेगुलरिटी। 12th क्लास में एक भी दिन कोशिश करिएगा कि आप एब्सेंट ना हो। जिस दिन एब्सेंट होना हो सब लोग एब्सेंट हो जाना और हमको बता देना कि सर आज सब नहीं आएंगे, हम ना पढ़ाएं वो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि अगर हमने जरा भी पढ़ाया तो आपका नुकसान होना तय है। तो पहली काम आपको क्या करना है, यू शुड मेंटेन 100% अटेंडेंस। इस बार वो वाला काम नहीं चलेगा कि सर एनसीसी है, ये है, वो है, ये नहीं चलेगा। ये अगर आप करोगे तो फिर से बेटा वो रिजल्ट उस तरीके का नहीं बनेगा, दिक्कत आएगी। जो रेगुलर है उसका रिजल्ट भी आप देख लो, परफेक्ट है, वो रिजल्ट भी बढ़िया लाया है, ठीक। तो सबसे पहली चीज रेगुलरिटी। और दूसरा काम जो आप लोग को 12th क्लास में करना है वो है प्रैक्टिस ऑफ न्यूमेरिकल। वो हालांकि आप लोगों ने 11th में भी किया था, लेकिन इस बार एक नियम है, क्या, 10 न्यूमेरिकल्स पर डे। इस बार एक रूल है कि 12th क्लास में आपको पर डे कितने न्यूमेरिकल्स करने हैं, 10 न्यूमेरिकल बस। अगर आपने 10 न्यूमेरिकल पर डे किया है, आज डे 1 से अगर आप शुरू कर दे रहे हो, तो अगली क्लास में जब आप आओगे परसों फिजिक्स पढ़ने, तब तक आप 20 न्यूमेरिकल लगा चुके होंगे। भाई 10 आज करेंगे, 10 आप कल करेंगे नियम से। और अगर आप डेली बेटा सिर्फ 10 न्यूमेरिकल कर रहे हो, तो बोलो एक साल में कितने न्यूमेरिकल हो गए, 3650। 365 डेज होते हैं, 3650। अगर उसमें से हम होली दिवाली ये सब हटा करके 650 न्यूमेरिकल का डिस्काउंट भी दे दें, तो भी 3000 न्यूमेरिकल आप करेंगे 12th क्लास में। और अगर आपने 3000 न्यूमेरिकल कर रखा है, तो पेपर टॉप करने से आपको कोई रोक नहीं सकता, कोई नहीं रोक सकता। बात समझ में आया। बोर्ड तो कर ही लोगे, और मैं जेईई मेंस की भी गारंटी ले रहा हूं। जितना आपको हम यहां पर टर्म 1 टर्म 2 में पढ़ाएंगे 12th क्लास से रिलेटेड, ठीक, और जिन्होंने 11th हमसे पढ़ा है, तो जितना हमने आपको 11th में पढ़ाया है और जितना हम आपको 12th में पढ़ा रहे हैं, 100% गारंटी के साथ मैं बोल रहा हूं, जेईई मेंस का पेपर या नीट का पेपर 100% जितना मैंने पढ़ाया है उतने में से ही आएगा, उससे बाहर नहीं आएगा, ठीक। दूसरी चीज आती है जो आप लोग के मन में होता है, सर बुक बता दो, कौन सी बुक से हम लोग पढ़ें। तो बुक में सबसे पहली बुक आप लोग को एनसीईआरटी वाली बुक है, जो आपके पास होगी, आपने शायद ले लिया होगा, नहीं लिया है तो ले लीजिएगा। इसके साथ साथ जिन बच्चों का एम बोर्ड एग्जाम का है, उनको नूतन वाली किताब लेनी है, कुमार मित्तल साहब की आती है, ठीक, नूतन पब्लिकेशन की आती है ना कुमार मित्तल वाली। और जिनका एम आईआईटी या नीट का है, उनको ले लेनी है एसएल अरोरा, बस। यही मैंने पिछली साल भी आप लोगों को बोला था, यही मैं इस साल भी बोल रहा हूं। जोश जोश में आकर के कोई एसएल अरोरा नहीं खरीदेगा कि नहीं हम एसएल अरोरा लेंगे। एसएल अरोरा परचेज करने का मतलब यह है कि आपका एम जेईई या नीट होना चाहिए, और अगर आपका एम जेईई या नीट का है, तो आप उसके सारे एग्जाम्पल, सारी एक्सरसाइज आप लगाइए पूरा। अगर आप लगा रहे हैं तो ये गारंटी है कि आप जेईई नीट का पेपर फोड़ के आएंगे, बढ़िया करके आएंगे, ठीक। लेकिन जिसका एम केवल बोर्ड का हो, उसको ये लेने की जरूरत नहीं है, वो केवल नूतन यानी कि कुमार मित्तल साहब की किताब ले ले, उतने से आप पढ़ करके टॉप कर जाएंगे। क्लियर। तो रेफरेंस बुक कौन सी लेनी है, क्लियर हो गया।